गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में जो हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 1, जिसमें हम क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट में हमने इरिगेशन वाला पोर्शन पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने ये जाना था कि कैसे जो इरिगेशन जो की जाती है ना, खेतों में जो पानी दिया जाता है वो किस तरीके से दिया जाता है ना। सबसे पहले ये देखा जाता है कि वो जो क्रॉप है वो कितना पानी रिक्वायर्ड है। ऐसा नहीं है कि कुछ क्रॉप ऐसी जिनको कि लेस वाटर की रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ हम एक्सेस वाटर नहीं दे सकते हैं। तो फार्मर्स कहीं ना कहीं ये ध्यान रखते हैं कि किस फ्रीक्वेंसी में वाटर की रिक्वायरमेंट है पर्टिकुलर क्रॉप को, उस हिसाब से ही वो खेतों में पानी देते हैं। इसमें हमने दो अलग तरह के मेथड्स के बारे में जाना था। एक जो ट्रेडिशनल मेथड चलती आ रही है, ओके, और दूसरी जो आजकल मॉडर्न डे में हम यूज कर रहे हैं। ट्रेडिशनल मेथड में हमने 4 इमेजेस के थ्रू समझा था कि जो पुली जैसे लाइक कुएं का पानी है उसको पहले निकाल कर फिर उसके बाद में खेतों में पैसेज या फिर जो नाली टाइप जैसे बोलते हैं पैसेज बना के पूरे खेतों में इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। ओके, इसके साथ साथ हमने व्हील बेस्ड सिस्टम देखा था, जिसमें कि वाटर बॉडी से जो उसमें व्हील घुमाया जाता है और जिसके तहत पानी को पहले उस वाटर बॉडी में से निकाल के फिर उन जो पैसेज है वहां तक पहुंचाया जाता है। ओके, ये सब ट्रेडिशनल मेथड है। इसमें समय बहुत ज़्यादा लग जाता है और कई बार ऐसा होता है कि इवनली पूरे खेतों तक पानी नहीं जा पाता है। बट लेकिन जो मॉडर्न मेथड आते हैं उसमें 2 मेथड मोस्ट ऑफ द फार्मर्स नाउडेज यूज करते हैं, जिसमें ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन। जिसमें स्प्रिंकलर इरिगेशन जो है वो सबसे ज़्यादा हमारे एरियाज में यूज किया जाता है, बिकॉज यहाँ पे पानी की इतनी ज़्यादा कमी नहीं है। ड्रिप इरिगेशन ऐसी जगहों पे यूज किया जाता है जहाँ पर वाटर की शॉर्टेज होती है। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है कि जो एक पाइप होता है उसको जहाँ थ्रू आउट द फील्ड में उसको फैलाया जाता है, फिर जो पंप या ट्यूबवेल वहाँ से पानी सप्लाई की जाती है और उसमें जो पाइप है उसमें स्मॉल होल्स कर दिए जाते हैं और होल्स को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है कि वो जो होल्स से पानी जो है डायरेक्ट प्लांट्स के रूट्स तक यानी कि उसकी जड़ तक जाए। इससे होता है क्या है कि वाटर का वेस्टेज कम होता है। वेयर एज स्प्रिंकलर इरिगेशन में भी सेम चीज होती है। पाइप को थ्रू आउट द जो फील्ड होता है उसमें पहले बिछाया जाता है, पर लेकिन उसके ऊपर एक पर्टिकुलर इंटरवल पर नोजल्स लगे रहते हैं, जिस लगे टैप जैसे लाइक हमारे यहाँ बेसिन्स में जो नोजल्स लगे होते हैं टैप वाटर के, सिम वैसे ही इसमें डिफरेंट नोजल्स लगते हैं जो कि रोटेट होते हैं, जिससे कि जैसे ही हम पंप के थ्रू वाटर की सप्लाई उस पाइप में करते हैं तो वो नोजल चारों तरफ घूमते हैं एंड एज ए रिजल्ट आसपास के जितना भी एरिया जो कवर करता है उसमें वो वाटर जो है पानी का छिड़काव हो जाता है। इसमें भी वाटर का मिनिमम हम ये बोल सकते हैं वेस्टेज होता है। ओके, आज हम पढ़ेंगे कि जो नेक्स्ट प्रोसेस है रिमूविंग ऑफ वीडिसाइड, जो इंसेक्ट्स है या पेस्ट है या वीड्स होते हैं उनको कैसे रिमूव किया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इन टर्म्स ऑफ इरिगेशन। क्योंकि फार्मर्स खेत में सिर्फ बीज बो के उनको पानी दे के ही क्रॉप्स नहीं ग्रो हो जाते, उनके साथ साथ और भी अदर चीजें इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स उसका छिड़काव करना पड़ता है ताकि जो हार्मफुल इंसेक्ट्स हैं ओके या फिर जो हार्मफुल पेड़ पौधे हैं वो वहाँ पे पनप नहीं पाए। अदरवाइज क्या होता है वो कहीं ना कहीं क्रॉप्स के लिए भी हार्मफुल है। और अगर बाई चांस कुछ ऐसे जो वीडिस पेड़ होते हैं जो कि हमें क्रॉप्स में मिल जाए तो बहुत ज़्यादा पॉइजनस हो सकते हैं हम इंसानों के लिए भी। फार्मर्स को इस वाली स्टेज जो होती है जिसमें पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स को छिड़काव करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रॉप प्रोटेक्शन, कि कैसे क्रॉप को प्रोटेक्ट किया जाए ताकि क्रॉप में भी हानि ना हो इनकी और हम ह्यूमन बींग्स को भी इसमें ज़्यादा नुकसान ना हो पाए। ओके, आइए इसको थ्रू बुक पढ़ते हैं। सो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे क्रॉप प्रोटेक्शन के बारे में, जो कि वन ऑफ द अगेन इरिगेशन के बाद ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है। अगर फार्मर्स ध्यान नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं चांसेस होते हैं कि उनकी क्रॉप्स जो है खराब हो जाएं। ओके, तो इसमें सबसे पहली जो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है वो हम पढ़ेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। हम वीड्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो अनवांटेड प्लांट होते हैं जो कि मेन क्रॉप जो होती है हमारी, जिसको हम कल्टीवेट करें उसके साथ ग्रो होती है।
ओके। सम कॉमन weeds फाउंड इन इंडिया इंक्लूड amaranthus यानी चौलाई एंड शेनोपोडियम यानी बथुआ, ओके, एंड मिमोसा, ओके। आपको इनकी 2 इमेजेस हमारी बुक में है जो कि हम आगे मैं आपको दिखाऊंगा, पर लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि ये वीड्स जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं ये हम हार्मफुल कैसे होते हैं क्रॉप के लिए, क्योंकि कहीं कुछ ऐसे वीड्स होते हैं, कुछ ऐसे वीड्स या फिर कुछ ऐसे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं ना, जहरीले होते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं हम ह्यूमन बींग्स या किसी अदर एनिमल्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसका सबसे पहला एक जो हम पॉइंट्स पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे, द ग्रोथ ऑफ वीड्स इन क्रॉप फील्ड इज हार्मफुल बिकॉज दे कंज्यूम अ ग्रेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वाटर, सनलाइट एंड स्पेस विच इज अवेलेबल फॉर क्रॉप प्लांट। अब सबसे पहली जो हार्मफुल जो हमारे हार्मफुल हो सकते हैं उसमें सबसे ज़्यादा कि बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ जो न्यूट्रिएंट्स होता है सॉइल से वो कंज्यूम कर लेते हैं, पानी कंज्यूम कर लेते हैं, सनलाइट कंज्यूम कर लेते हैं। इसके साथ साथ जो स्पेस जो एक क्रॉप को अच्छे से नरिश होने के लिए जो चाहिए, नरिशमेंट के लिए चाहिए, वो सारी स्पेस जो है वो एक्वायर कर लेते हैं, जिससे कि हमारी जो मेन क्रॉप है, हमारी जो कल्टीवेटेड क्रॉप है वो प्रॉपर्ली ग्रो नहीं हो पाती है। द वीड हार्बर पेस्ट हार्मफुल इंसेक्ट दैट डिस्ट्रॉय क्रॉप पेस्ट स्प्रेड वेरियस क्रॉप डिजीज। अब जो इसमें एक हार्मफुल इंसेक्ट रहता है जो वीड हार्बर पेस्ट, जो कि क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करता जाता है, जिससे कि हमारी क्रॉप में किसी भी टाइप की उसमें कीड़ा लग जाना या फिर क्रॉप जो है सड़ना स्टार्ट हो जाना, इस वीड हार्बर पेस्ट की वजह से हमारी क्रॉप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाती है और उस क्रॉप में कोई ना कोई बीमारी लग जाती है। देन कुछ वीड्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस इंक्लूड रहता है उसमें, जिसकी वजह से वो हमारे लिए पॉइजनस हो सकते हैं, ओके। सो ये 2 इमेजेस हैं चौलाई एंड बथुआ, जिसको कि इंग्लिश में एमरैंथस और बथुआ को चैनोपोडियम के नाम से जाना जाता है, ओके। सो ये 2 आपको एग्जांपल कॉमन वीड्स जो कि इंडिया में पाए जाते हैं, ओके। इसलिए कहीं ना कहीं अब जैसे हाँ इफेक्ट हमने जाने कि एक तो ये स्पेस जो एक क्रॉप को ग्रो करने के लिए उस स्पेस को घेर लेते हैं, फिर दूसरी बात ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वाटर होते हैं, सनलाइट है, उसको ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, जिससे कि हमारे प्लांट जो हम ग्रो करना चाहते हैं वो ग्रो नहीं हो पाते हैं, तो उनकी ग्रोथ में रुकावट आती है। कुछ वीड्स ऐसे होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये नेसेसरी बन जाता है कि ऐसे वीड्स को हमें रिमूव करना पड़ेगा, जब जाके हमारी जो क्रॉप प्लांट है वो प्रोटेक्ट हो पाएगी। अब द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड इज बिफोर द प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड। अब सबसे बढ़िया समय कब होता है कि कब हमें वीड को रोक लेना चाहिए, जब वो अपना फ्लावर जो फूल होते हैं जब ये अंकुरित हो रहे होते हैं उसी समय इनको खत्म कर दिया जाए, ओके। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स फ्रॉम क्रॉप फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग। और इस पूरी प्रोसेस को जिसमें हम वीड को रिमूव कर देते हैं, इस पूरी प्रोसेस को हम इंग्लिश में वीडिंग कहते हैं। अब वीडिंग करने के भी तरीके होते हैं। पहली प्रोसेस है मैकेनिकल मेथड और दूसरी प्रोसेस है केमिकल मेथड, ओके। मैकेनिकल मेथड थोड़ी ज़्यादा हम ये बोल सकते हैं, इसमें ह्यूमन एफर्ट ज़्यादा लगेगा, क्योंकि इसमें हमें मैनुअली जितने भी वीड्स हैं उनको पुल आउट करना पड़ेगा, या तो हाथों से या फिर जो प्लाविंग जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसके थ्रू, ओके। कहीं ना कहीं इसमें ह्यूमन लेबर ज़्यादा लगेगा और ज़्यादा समय भी लग जाएगा, ओके। इसके साथ साथ कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, हैरो और ट्रॉवल, जो कि आपने शायद अपने कॉमनली देख रखे होंगे, जो कि ये बाय हैंड ड्रिवन भी हैं और बहुत से ऐसे डिवाइसेस जैसे लाइक ये सीड ड्रिल है, ये ट्रैक्टर ड्रिवन भी रहते हैं, जिससे कि हम इजीली अपने खेतों में से वीड्स को रिमूव कर सकते हैं। ये 2 इंस्ट्रूमेंट हैं, हैरो एंड ट्रॉवल। इसके साथ साथ सीड ड्रिल हो, ये सारे टूल्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। द वीड that appeared during the growth of plant are removed manually by using a trowel। अब ट्रैवल का यूज़ बेसिकली कभी इसको हम खुरपी भी बोलते हैं। ट्रैवल का यूज़ ज़्यादातर तब होता है जब हमें ऐसा वीड जो कि किसी प्लांट के साथ ही ग्रो हो रहा है, तो उस दौरान मैनुअली मतलब
एक एक करके जब हमें कोई वीड को निकालना होता है तब हम ट्रैवल का इस्तेमाल करते हैं, एक एक करके, यू नो, रैंडमली हम पूरे खेत में नहीं जाते हुए, हमें एक एक करके जितने भी वीड है वो अगर रिमूव करने तो तब ट्रैवल का यूज़ किया जाता है। ओके, दूसरी मेथड जो आती है वो आती है केमिकल मेथड। तो आपने ये इमेज देखी होगी, है ना, वीडिसाइड, ये कि अपने अपने मतलब अपने घर, अपने अपने नियर बाय जो प्लेसेस हैं जहाँ पर भी खेत होंगे या अपने अपने फैमिली मेम्बर्स को कभी ना कभी ये वाली एक्टिविटी करते हुए देखा होगा। बेसिकली यहाँ पे जो एक फार्मर क्या कर रहे हैं, वीडिसाइड्स को स्प्रे कर रहे हैं जिससे कि उनके खेतों में जो अनवांटेड प्लांट है उनकी ग्रोथ रुक जाए, या फिर जो वीडिसाइड जो अनवांटेड जो प्लांट है वो उनकी वहीं मतलब ख़त्म हो जाएगा, क्यों, दे गॉट किल्ड। ओके, इसमें बेसिकली जो हम केमिकल मेथड जो इसको बोलते हैं, तो हम जो भी इसमें जो केमिकल यूज़ करते हैं उसको वीडिसाइड्स कहते हैं। वीडिसाइड्स एक ऐसा केमिकल होता है जो कि इन वीड्स को किल कर देता है। इसमें जो टेक्निक यूज़ की जाती है वो स्प्रे किया जाता है, जैसे कि फार्मर स्प्रे कर रहे हैं अपने फील्ड में, ताकि वो जो वीड्स हैं, जो जंगली पौधे हैं, वो ख़त्म हो जाए। ओके, सम कॉमन वीडिसाइड्स आर 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ओके, ये केमिकल फार्मूला है वीडिसाइड्स का जो कि बहुत कॉमनली यूज किया जाता है, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ओके, वीडिसाइड्स डू नॉट डैमेज द मेन क्रॉप। वीडिसाइड की खासियत ये होती है कि ये जो हमारी मेन क्रॉप होती है उसको ख़राब नहीं करती, उसको किसी भी टाइप का डैमेज नहीं करती। केवल ये जो हार्मफुल प्लांट्स होते हैं या जंगली पौधे होते हैं या जो वीड्स होते हैं उन्हीं को ख़राब करती हैं। ओके, स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड्स कभी कभी ऐसा होता है कि फार्मर्स की हेल्थ पर इफेक्ट डालता है, सो दे शुड यूज़ द वीडिसाइड्स वेरी केयरफुली। कहीं ना कहीं केमिकल है जिससे कि फार्मर जब स्प्रे करता है तो अगर उस दौरान बाय मिस्टेकली वो इनहेल कर लेता है या उसको जो एयर में उसके पार्टिकल चले जाता है, वो कभी बाई चांस इनहेल कर लेता है तो वो एक फार्मर के लिए नुकसान हो सकता है। इस वजह से जब भी कोई फार्मर जब वीडिसाइड्स स्प्रे कर रहे हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जस्ट लाइक कि अपना जो माउथ और नोज उसको पूरी तरीके से कवर कर लिया जाए विद द हेल्प ऑफ मास्क या फिर एक पीस ऑफ क्लॉथ, ताकि उनको कोई नुकसान नहीं हो, उनके बॉडी तक वीडिसाइड्स ना जा सके। इसके साथ साथ एक और चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, जो भी ग्रेन्स होते हैं जो ग्रो होते हैं तो कंजप्शन से पहले उनको धो लेना चाहिए। रीज़न यही है कि कहीं ना कहीं वीडिसाइड्स पॉइजनस होते हैं, अगर उन्हें प्रॉपरली हम धोए नहीं या फिर बिना धोए अगर हम कंज्यूम करेंगे तो कहीं ना कहीं इंसानों पर उसका इफेक्ट देख सकता है। ओके, इंजरीज हो सकते हैं हमारे इंसानों के लिए। सेकंड, एक और मेथड इसमें यूज़ की जाती है वीड्स से प्रोटेक्शन के लिए, वो होती है बायोलॉजिकल मेथड। ओके, इसमें या तो इंसेक्ट्स या अदर ऑर्गेनिज्म दैट कंज्यूम स्पेशली डिस्ट्रॉय। अब बायोलॉजिकल मेथड में क्या किया जाता है कि कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो कि वीड प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, स्पेसिफिकली वो वीड्स प्लांट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ओके, तो ये एक बायोलॉजिकल तरीका है वीड्स को कंट्रोल करने के लिए। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि इन वीड्स को कंज्यूम कर लेते हैं, तो इन इंसेक्ट्स या उन ऑर्गेनिज्म को अपने खेतों में ग्रो करने के लिए ग्रो करवाना, तो दैट मीन्स हम उस तरीके से हम हमारे वीड्स को बायोलॉजिकली कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें जो इंडिया में जो सबसे बेस्ट एग्जांपल देखा जाता है बायोलॉजिकल कंट्रोल का वीडिंग में, तो उसमें एक प्रिंकली पियर कैक्टस होता है, ऑप्चिनिया, बाय यूजिंग द कोनिकल इंसेक्ट। ओके, यहाँ पर आपको इमेज में जो ये वाला इंसेक्ट है आपको इमेज दिख रही होगी। ओके, ये प्लांट है और उसमें ये वाला जो आपको इमेज दिख रहा है एक टाइप का ऐसा इंसेक्ट है जो कि इन प्लांट्स को बर्बाद कर देता है। ओके, तो जो आपको इमेज दिख रही है यहाँ पे ऑप्टेनिया की इमेज दिख रही है जो कि एक वीड प्लांट है, उसको ख़राब कैसे करता है, जो कॉनिकल इंसेक्ट है जो कि इस प्लांट को धीरे धीरे डिकम्पोज या फिर इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ओके, ऑप्टेनिया के लिए हमें कॉनिकल इंसेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। ये पूरे जो हमारे वीड प्लांट है उसको कॉनिकल इंसेक्ट्स को ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है।
सॉरी, मैं कुछ मिसरीड कर गया। एक्चुअली ऑप्टेनिया जो वीट प्लांट है उसको कॉनिकल इंसेक्ट डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। देन प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीज, ओके। अब कुछ ऐसे पेट्स जैसे लाइक रैट्स हो गए, कुछ इंसेक्ट्स हो गए, है ना। जैसे अगर आपने टिड्डियों के बारे में सुना हो जिसको कि लोकस्ट कहा जाता है, रैट्स होते हैं यानी कि चूहे होते हैं, ये कभी हमारी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, ओके। टर्माइट्स हो गए, ओके। तो इनको रोकने के लिए भी हमें हमें इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करना रहता है। तो ऐसे पेट्स और इंसेक्ट्स को रोकने के लिए हम इंसेक्टिसाइड्स या फिर पेस्टिसाइड्स या फिर हम अगर स्पेसिफिकली अगर हमें रैट्स को किल करना है तो रोडेंटिसाइड्स स्प्रे करना रहता है, जिससे कि हमारी मेन क्रॉप जो है वो उसमें डैमेज नहीं होता, ओके। इसको थोड़ा ब्रीफली थोड़ा समझ लेते हैं, ओके। मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। रैट्स जो रोडेंट्स होते हैं, इंसेक्ट्स, लॉकस्ट, वेविल्स, टर्माइट्स, ओके। जिसमें सबसे ज़्यादा जो है अभी रिसेंटली जो टिड्डियाँ होती हैं, जो लोकस्ट होती है, उन्होंने पिछले लास्ट ईयर भी शायद क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था इंडिया में, ओके। जो कि कॉमनली पाई जाती है। ये पूरे मतलब क्रॉप्स को पूरी तरीके से बर्बाद कर देती हैं। अगर इन केस अगर इनका अटैक होता है खेत में तो पूरी क्रॉप्स को ख़राब कर देती हैं, ओके। पूरी तरीके से इनको बर्बाद कर देती हैं, इनको खा जाती हैं। सो कहीं ना कहीं इनसे रोकने के लिए फार्मर्स को इंसेक्टिसाइड्स है, पेस्टिसाइड्स, दोनों के लिए, अगर रोडेंट्स हैं तो उनके लिए पेस्टिसाइड्स स्प्रे करना पड़ता है, और रोडेंटिसाइड्स हैं स्पेशली जो रैट्स के लिए होते हैं, इंसेक्टिसाइड जो कि इंसेक्ट्स को किल करने के लिए स्प्रे किए जाते हैं, ओके। अब पेस्टिसाइड्स क्या करते हैं, स्पेशली जो पेस्ट होते हैं जो कि है ना, और जो उनके कभी जैसे लाइक कुछ ऐसे पेस्ट होते हैं जो कि खुद तो डैमेज करने इसके साथ खेतों में एग्स भी ले कर देते हैं, जिससे कि उनकी और उत्पत्ति हो जाती है। तो उसको रोकने के लिए पेस्टिसाइड्स का स्प्रे किया जाता है, जिसमें रोडेंटिसाइड्स भी जो रैट्स होते हैं उनके लिए, उनको किल करने के लिए स्प्रे किया जाता है। इंसेक्टिसाइड जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं वो उनको ख़त्म करने के लिए स्प्रे किया जाता है। दे मस्ट बी स्प्रेड मैनुअली बाय हैंड ऑपरेटेड मशीन और लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट इट फील्ड्स आर लार्ज। सम कॉमन इंसेक्टिसाइड्स आर BSC कॉमनली नोन एज गैमाक्सिन, मैलेथियन एंड डिसाइटन। अब कुछ ऐसे इनको मैनुअली हाथ से ही हैंड ऑपरेटेड जो मशीन होती है उससे ही स्प्रे किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। और कुछ जो कॉमन जो हम पाए जाते हैं, एक गैमेक्सिन है, मैलेथियन है, डाइसेटॉन है, कुछ ऐसे इंसेक्टिसाइड्स है जो कि हमें मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द फार्मर्स प्रेफर करते हैं अपने खेतों में स्प्रे करने के लिए, ओके। यहाँ पे आपके बुक में इमेज है सम पेस्ट की, लोकस्ट हो गया, वेविल हो गया, टर्माइट्स हो गया, जो कि आपके खेतों की क्रॉप्स को डैमेज कर सकते हैं, ओके। देन कम्स द मॉडर्न डे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में क्या होता है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स की रिक्वायरमेंट होती है, बट लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे पेस्टिसाइड्स, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि हम इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। इनफैक्ट अदर एनिमल्स के कहने के बहुत से एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि प्लांट्स को खा जाते हैं, तो कहीं ना कहीं नुकसान उनको भी है। क्योंकि क्या होता है कि जो पेस्टिसाइड्स हैं ये क्रॉप पे छिड़काव तो हम करते हैं, पर लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सॉइल पार्टिकल्स में मिलते भी हैं, ओके। हमेशा ऐसा नहीं है कि जब हम क्रॉप्स पे स्प्रे करेंगे तो जाहिर सी बात है वो पेस्टिसाइड्स केवल क्रॉप्स पे नहीं गिरेगा, वो सॉइल पे भी गिरेगा, तो सॉइल पे वो मिक्स हो जाएगा। फिर उस सॉइल से कहाँ मिक्स होगा, हमारे वाटर में। फिर प्लांट्स तो एब्जॉर्ब करेंगे इसकी, वाटर जब वो पूरी तरह से मिल जाएगा तो वो वाटर कहीं ना कहीं रूट्स हमारे एब्जॉर्ब करते, तो वो जो केमिकली जो मिक्स्ड वाटर है वो कहीं ना कहीं प्लांट्स भी कंज्यूम करेंगे। इस वजह से फिर उसी केमिकल वाटर जो प्लांट्स कंज्यूम करेंगे उसी से उनकी ग्रोथ होगी, और फिर कहीं ना कहीं उसी प्लांट का हम फ्रूट, लीव्स, सीड्स, वेरियस चीज़ें हम यूज़ करते हैं, ओके। हम उसके फल भी खाते हैं। बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके हम लीव्स खाते हैं, लाइक कोरिएंडर हो गया, मिंट हो गया, पालक हो गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम उनके सीड्स, बीज होते हैं, जो सीड्स होते हैं लाइक ग्रेन्स हैं, हम लोग कंज्यूम करते हैं, और कहीं ना कहीं इससे हमारे हेल्थ पर असर पड़ता है, ओके।
और वेरियस डिजीजेस हमारे सामने आती है। ओके, सो आई थिंक आज के लिए इतना ही है। ओके, जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तब हम हार्वेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। ओके।